आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान। आज जुमा है, ज़ाहिर है कि आपकी कॉल्स होंगी और हमारी गुफ्तगू होगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी अपनी बात हम करना चाहते हैं। आम तौर पे आपको तो पता है और सभी को पता है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जो सेंसिटिव पोस्टों पे जो अफसर होते हैं उन पे पाबंदी होती है कि वो रिटायरमेंट के 2 साल बाद तक कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं करेंगे जिससे कोई कंट्रोवर्सी जनरेट हो। और ये एक नॉर्म है जो जजों पे भी लागू होता है और जर्नलों पे भी लागू होता है। जनरल राहील शरीफ का शायद ही आज तक किसी ने कोई इंटरव्यू सुना हो जब से वो रिटायर हुए, लेकिन उनके बाद जो आने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा हैं उनका मसला वखरा है। एक तो हो सकता है कि उन्हें अपना दिल खोलने का शौक़ हो, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इमरान ख़ान ने जिस तरह उन्हें मुसलसल निशाना बनाया नाम ले लेके, तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि हो सकता है कि उन्होंने तंग आके ज़बान खोलना पसंद किया हो। डायरेक्ट नहीं, इसलिए कि वो बोल नहीं सकते डायरेक्ट फ़िलहाल 2 साल की शायद कैद की वजह से, लेकिन पहले जावेद चौधरी जो मुमताज़ कालम निगार हैं उनके थ्रू उन्होंने गुफ्तगू करने की कोशिश की। और उसके बाद फिर हमने देखा कि शाहिद मेतला जो एक सहाफ़ी हैं उनके ज़रिए उन्होंने अपनी बात सामने रखने की कोशिश की। पिछले हफ्ते मैं BBC पे एक कॉलम पढ़ रहा था मोहम्मद हनीफ़ का, और उसका टाइटल बड़ा मज़ेदार था कि जनरल बाजवा चुप रहने का क्या लेंगे। और आज इसी से मिलती जुलती बात जो है, डॉन का जो एडिटोरियल है शाहिद मेतला के इंटरव्यू की तीसरी किस्त सामने आने के बाद, डॉन वालों ने भी सोचा कि पुरानी जो तारीख़ है रिकॉर्ड उसे दुरुस्त करने की कोशिश की जाए, लिहाजा उन्होंने जो इदारिया लिखा है उसका लुबे लुबाब मुझे पसंद आया। मैं आपके गोशगुजार करता हूँ। इदारिये के मुताबिक 2016 में बकौल कमर जावेद बाजवा साहब के 2016 में जब राहील शरीफ रिटायर हुए तो उससे पहले वो एक्सटेंशन लेना चाहते थे, और उसके वो ISI के जो उस वक्त के सरबराह थे, क्या नाम था उनका, जो भी, हाँ, वो उनके ज़रिए वो बात बकौल जो जनरल बाजवा के वो बात आगे बढ़ा रहे थे। वज़ीर आज़म उस ज़माने में थे नवाज़ शरीफ, लेकिन ज़ाहिर है एक्सटेंशन नहीं हुई और नवंबर 2016 में राहील शरीफ रिटायर हो गए। मगर उससे पहले उन्होंने बकौल जनरल बाजवा प्रेशर डालने के लिए, मैक्सिमम प्रेशर हुकूमत पर डालने के लिए, वो जो डॉन लीक्स जो एक मसला सामने आया, याद होगा नाम, उसको उन्होंने बकौल बाजवा साहब ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल किया। हालांकि उसमें बज़ाहिर कोई ऐसी बात नहीं थी कि इतना सीरियस हो के उसे डील किया जाता। प्रेशर डालना था गवर्नमेंट पे, लेकिन लपेट में वो हम तो अच्छा, लेकिन उससे हुआ ये कि एक्सटेंशन तो नहीं मिली राहील शरीफ साहब को, मगर हुकूमत की जो चूलें हिल गई और उसके बाद जो वाक़यात का एक तसलसल शुरू हुआ है वो आज तक उसके असरात बकौल बाजवा के वो आपको देखने को मिल रहे हैं। डॉन का इदारिया कहता है कि डॉन ने महज रिपोर्टिंग की थी एक अंदरूनी मीटिंग की सिविलियन और फ़ौजी क़यादत की, कि जिसमें ये कहा गया था फ़ौज से कि पाकिस्तान जो है उस पर प्रेशर बढ़ रहा है और दुनिया हमारी बात सुनने को, एतबार करने को तैयार नहीं है, लिहाजा मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ जो है वो एक यकरुखी पॉलिसी इख्तियार की जाए और इसमें सीरियस हुआ जाए। इसको रिपोर्ट किया और इसको वेरीफाई किया गया बकौल इस इदारिये के, बहुत 3-4 सोर्सेज से वेरीफाई करने के बाद ये रिपोर्ट छापी गई जो सिरिल अल्मीडा की रिपोर्ट थी। लेकिन गालिबन फ़ौजी क़यादत ने इस बात को संजीदगी से ध्यान देने के बजाय उसे अपने मकासद के लिए दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया। दबाव इतना शदीद था कि जो रिपोर्टर थे सिरिल अल्मीडा, उनको ECL पे डाला गया और वज़ीर आज़म के जो 2 मुशीर हैं परवेज़ रशीद और तारिक फ़ातमी, उनको क़ुरबानी का बकरा बना दिया गया। बकौल जनरल बाजवा इतने प्रेशर की ज़रूरत नहीं थी।
इसके साथ साथ डॉन अखबार पे इश्तिहारात और माशी दबाव जो है वो बढ़ता चला गया। छावनियों में ममनू करार दे दिया गया, डॉन अखबार नहीं बढ़ सकता था और उसे मुल्क दुश्मनी और जाली ख़बरें फैलाने का ताना भी दिया गया। हालांकि ये वो अखबार है जिसे कायदे आज़म ने गालिबन, हाँ देखिए कायदे आज़म को तो छोड़ ही दें। अच्छा। ये जो पूरा एडिटोरियल पढ़ लूँ, उसके बाद अगर आप चाहें तो कुछ कह दीजिएगा। बकौल एडिटोरियल, मगर दुनिया तो समझ रही थी 2018 में शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ जामे इक़दामात ना करने पे फैटफ की लिस्ट में पाकिस्तान का जो स्टेटस है वो ग्रे कर दिया गया और बिलाखिर शिद्दत पसंदी को लगाम देने के लिए सख्त क़वानीन नाफिज करने पड़ गए इंटरनेशनल दबाव पे। इदारिये ने आखिर में एक सवाल उठाया है कि जनरल बाजवा के दौर में एक जो इंक्वायरी कमेटी बनी थी इस पूरे मामले की छानबीन के लिए, उसकी रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई और क्यों सामने नहीं आई कोई नहीं जानता। और अगर जनरल बाजवा को शुरू से हकीकत मालूम थी तो उन्होंने उसे 7 साल तक छुपाए क्यों रखा और डॉन इस पूरे अरसे में ना करदा गुनाहों के सबब मुसलसल दबाव में क्यों रहा, इसका जवाब किससे लिया जाए? यार अब लोगों को याद हो या ना याद हो, हम तो मेरे ख्याल के कभी नहीं भूल सकते क्योंकि हम इधर ही थे, इसी इदारे में थे और मुझे याद है कि दिन रात आप पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया जाता है। दिन रात बाकायदा मुजाहरे हुए थे, धमकियाँ आई थी, सिरिल की तो जीना हराम कर दिया था और ये क्लियर है। और आधी चीज़ें, आधी क्या 90% चीज़ें मैं आपको अभी भी नहीं बता सकता कि क्या क्या नहीं हुआ था और क्या क्या नहीं सहना पड़ा था। और इसके साथ साथ क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यार गुजर जाओ, आगे करो, माफ़ करो, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक मुझे याद है, बल्कि मेरे पास तो रसीदें हैं कि किसने क्या कहा था और किसने क्या इल्ज़ाम लगाया था और इनमें वो सारे लोग शामिल हैं जो पिछले 1.5 सालों में एकदम अचानक होकर बड़े हुए हैं और कहा है कि यार ये इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत तो बड़ी बुरी चीज़ होती है। उन दिनों में आप सब खुशी से इसी बहती गंगा में हाथ किया पुल के डुबकियाँ लगा रहे थे और किसी को नहीं परवाह थी कि आप लोगों के जान खतरे में डाल रहे हैं। किसी को ये भी नहीं याद था कि इस खबर में लिखा क्या हुआ था और अगर लिखा हुआ था तो इसमें गलती क्या थी। और फिर जो उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं, आपने फाटफ का जिक्र किया, आपने हर एक चीज़ का जिक्र किया, 100% ये सारी चीज़ें साबित हुई हैं, लेकिन कोई एक शख्स नहीं है, एक शख्स नहीं है कर ले जिनमें इतनी गैरत है कि वो माफ़ी मांग सके। कोई नहीं माफ़ी मांगेगा, यही साइकिल रिपीट होगी, ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन अगली बार जब आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आए और आप चाहें कि आप एकदम उस पर रिएक्शन करें कि यार ये तो है ही मुल्क दुश्मन, ये तो है ही गद्दार, 2 सेकंड के लिए ना सब्र कर लिया करें और अगर बहुत मुश्किल ना हो थोड़ा सा सोच लिया करें। मैं इस पर कुछ कहूँ? आप दोनों तो सिर्फ डॉन में थे, मैं डॉन में नहीं था, तो मैं बाहर से देख रहा था जी। और एक चीज़ जो आपने सारा रिकॉल कर दिया एपिसोड, मुझे तो वो याद है ट्वीट ISPR का, सर नोटिफिकेशन रिजेक्टेड, याद है आपको? याद है। तो उसका भी इन्होंने जिक्र किया है कि ये एक मरहले पे इन्होंने लिखा है मेतला साहब ने कि बाजवा साहब ने कहा कि हमने सोचा कि चलो इसको अब रैप अप करते हैं, इसको इसमें कुछ है नहीं, खामखा इसको हम लंबा इतना खींच रहे हैं, तो इंक्वायरियाँ वगैरह आप करा के और मामले को रफा दफा कर दें। तो वो जो नोटिफिकेशन इशू हुआ उस पर रिएक्ट किया जी। और जब वो जिस दिन आया तो हमने कहा कि यार ये क्या बनाना रिपब्लिक है। हाँ। कि एक मातहत इदारे का पब्लिक रिलेशंस का ऑफिसर जो है वो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन कह रहा है कि आपकी ऐसी की तैसी, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। एंड आई थिंक कि उससे नवाज शरीफ ने बहुत ये फील किया कि ये तो आप मेरी बिल्कुल मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। जो एक तरफ आप मुझे कह रहे हैं कि आप मेरे साथ हैं बिल्कुल और ओपनली आप ये कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा तमाशा था। एक और बात सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस दौर के बाद जो हमने ये खान साहब वाला भी दौर देखा, जिस तरह सहाफ़ियों को टारगेट किया गया, हमने ये देखा और ख़ुद भी एक्सपीरियंस किया कि एक फ़ोन पे सहाफ़ी फारिग, हाँ ठीक है ना, कोई उसका कसूर, कोई इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, किसी ने कह दिया, कर्नल ने, ब्रिगेडियर ने, कि जी ये बंदा फारिग करें और कर दिया इदारों ने। डॉन का मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि उस पूरे एपिसोड में सिरल पे जो गुजरी सो गुजरी, और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग वो अप्रिशिएट नहीं करते कि व्हाट द टोल इट टेक्स, लेकिन ज़फ़र अब्बास एज एन एडिटर जी और इदारे ने
बहुत शदीद दबाव था, मतलब इदारे को पूरा ब्लीड कर दिया गया फाइनेंशियली। लेकिन ये एक बहुत ही कम होता है पाकिस्तान के मीडिया में कि आप डटे रहें, आप खड़े रहें अपने रिपोर्टर के साथ, एज एन एडिटर, एज एन इदारा। वो बाद में ठीक है, बट इट वाजंट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट, अगर सिरल आगे निकल गए या उन्होंने बेहतर समझा कुछ और करना। लेकिन मैं कह रहा हूँ वो ये एक मिसाल है हमारे यहाँ। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ, ये सब आपकी गुफ्तगू सुन के और ये इदारिया वगैरह पढ़ के, कि एक साहब जिन्हें एक्सटेंशन चाहिए थी मगर एक्सटेंशन नहीं मिली तो उन्होंने कितना प्रेशर डाला। जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन ले ली थी, अब सोचिए इन्होंने क्या क्या किया होगा उसके लिए। उन्होंने इनको एक्सटेंशन क्या प्लेट में रख के दी गई होगी या क्या किया गया। कसम से बात सही है। मुर्दे जब उखड़ते हैं तो फिर उखड़ते चले जाते हैं, लिहाजा इनको फ़िलहाल यहीं रोक देते हैं। कामरान अली साहब हैं नवाबशाह से। अस्सलाम वालेकुम कामरान। को दमदार रोज़ादार को बेदम बना दिया और रोज़े की जो खुशी थी उसे गम बना दिया। महंगाई इस कदर हुई हर शख्स रो पड़ा, रमज़ान को ये किसने मुहर्रम बना दिया। जी, एक तो ये नवाज शरीफ साहब जो है वो इनको क्लीन चिट मिल गई है। इन्होंने अपने दौरे हुकूमत के अंदर एक अस्पताल भी नहीं बनाया जिसके अंदर वो अपना खुद का भी इलाज करवा सकें। और दूसरी बात ये है कि जनरल बाजवा साहब जो इतना खुल के तनकीद कर रहे हैं कि यानी 2 साल तक पाबंदी होती है, भाई इनको 3 साल एक्सटेंशन मिली थी। ये सब सियासतदान इनके काने हैं और इनकी ऑडियो, वो कहते हैं ना इस हमाम में सब नंगे, वो नंगा करके इनकी वीडियोस बना रखी हैं उन्होंने, और कभी ऑडियो रिलीज कर देते हैं, कभी वीडियो रिलीज कर देते हैं। तो ये सियासतदान कुछ भी नहीं कर सकते। और तीसरा ये है कि CPEC जो है, आप उस पर एक और रिव्यू का प्रोग्राम रखें और उसकी सारी देखें उस पर क्या प्रोग्रेस है उसकी। और दूसरा ये कि M6 मोटरवे अब तक नहीं बना है। थैंक यू। ठीक है। वैसे जिस तरह आगाज़ किया था कामरान भाई ने, मेरा ख्याल था कि शायद इनका इशारा है जो आज कराची में हुआ है जी, जो भगदड़ में 11 अफराद, मेरा ख्याल है कि 3 ख़वातीन और 8 बच्चे जी, ज़्यादातर उसमें बच्चे और औरतें जो हैं। जी। अच्छा, आयरनी देखो क्या है कि वो मुफ्त आटा लेने के चक्कर में जो है कुचले गए और फिर हुकूमत ने उनके वर्षा को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। क्या बात है। ये प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन और एक कोई कारखाने वाले थे, उन्होंने, क्योंकि हमारे यहाँ साइट एरिया में मुफ्त आटा चल रहा है, ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है। सिंध में इन्होंने डिसाइड किया कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू हम देंगे। बाकी मुल्क में भी ऑलमोस्ट यही हो रहा है। अच्छा, और इसी से मिलती जुलती, बल्कि इससे ज़्यादा ख़राब हुआ था सितंबर 2009 में जो रमज़ान थे, इसी कराची में पुराने शहर में वो कोई साहब ने बांटना शुरू किए पैसे, वहाँ भगदड़ मच गई तो 20-21 लोग जो है वो मारे गए। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है कोई SOP थोड़ी बनता है। नहीं, अब नई वारदात हुई, इसके बाद अगली वारदात में भी थोड़े बहुत पैसे दे दिए जाएंगे और क्या किया जा सकता है। अच्छा, राहिल अशर हैं, हाँ, कराची से। अस्सलाम वालेकुम राहिल भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोगों ने, मैं आपका सुन रहा था जो आप लोगों ने अपना इंट्रो दिया डॉन लीज के हवाले से, उसमें एक चीज़ आप कंटिन्यू करें। आपको याद होगा 2018 में, मुझे उन रिपोर्टर का नाम नहीं पता डॉन लीक्स वालों का, उनको मियाँ साहब ने मुल्तान में जलसे के लिए में जाते वक्त एक इंटरव्यू दिया था। सिरल को ही दिया था। जी जी हाँ जी, वो इंटरव्यू दिया था। उसके बाद ये जो है डिफेंस कमेटी कैबिनेट, उसका फौरन इजलास हुआ। बाजवा साहब, शाहिद खान अब्बासी वज़ीर आज़म थे। फिर उस वक्त डैम बाबा ने भी एक सो मोटो लिया। फिर एक लाहौर हाई कोर्ट में गद्दारी का मुकदमा बना था मियाँ नवाज शरीफ और शाहिद खान अब्बासी के पास, जिसके ऊपर डैम बाबा ने उनको कहा था कि जी लाहौर हाई कोर्ट को जी आप इनको पाबंद करें कि ये हर पेशी पे आए। तो ये उसके बारे में भी तो कुछ बाजवा साहब बोले, वो क्या तमाशा था। बोलेंगे बोलने के लिए बहुत कुछ है। चौथी किस्त आने दे, फिर 5वीं, फिर 6ठी, दास्तान है ये तो। यही बात है। मुझे वही जो अभी कामरान अली साहब कह रहे थे कि 2 साल चुप रहते हैं, मैं तो इंतजार में हूँ कि बाजवा साहब वो बताएं कि उनको एक्सटेंशन किस टर्म्स एंड कंडीशन पे मिली। सर ये हमें पता होना चाहिए ना कि 3 साल उनको कैसे आराम से। ये पता चला कि जी आसिफ गफूर साहब गए थे, उन्होंने खुद लेटर टाइप किया, उसकी इंग्लिश की भी कुछ मिस्टेक थी, और उसके बाद उन्होंने इमरान खान को कहा, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये सारा कुछ हुआ। तो इसके बारे में भी मैं बड़ी नहीं, इमरान खान ने तो सिर्फ नोटिफिकेशन जारी किया। कौन था पार्लियामेंट में जिसने इस हक में वोट नहीं दिया? बिल्कुल सवाए एक शख्स के, वो था शाहिद खान, चाहे नून हो या पीपल्स पार्टी हो, जो भी हो, सब थे जी। बिल्कुल आपकी बात सही है, सब मिले हुए थे। ये कहते हैं ना कि जी वो जो अभी कामरान साहब ने जुमला बोला, मैं रिपीट नहीं कर सकता, इस इमाम में सारे
तो वैसे एक चीज़ है बहुत मज़ेदार तरीके से जिस तरह पिछले साल में सब एक्सपोज हुए हैं ना, ये एक तरह से मेरा ख्याल है कि एक मुस्बत बात भी है। तुम्हें पिछले साल पता चला? हाँ, पिछले साल लोगों के सामने तो आए ना सारी चीज़ें, पहली दफ़ा आए। मेरा ख्याल है कि इस तरह कॉन्सेंट्रेटेड तरीके में और किसी ने किया और ना, डार साहब ने खुद को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया। ये तो हाँ चले ठीक है, और भी लोगों ने आपको मौका चाहिए। डार साहब बेचारे मौका तो मुझे चाहिए। हाँ ये और मिला था, जब मौका मिला तो उन्होंने इस चीज पर हम वन पेज पर हैं जी। शाहजेब का ये कि जैसे शाहजेब को मौका मिलता है वो डार साहब को कोने टिका के आगे। मैं भी इसके साथ नहीं हम तो थैंक यू कहते हैं। फिलहाल हम सपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल आप वक्फा ले लें, बड़ी मेहरबानी। वेलकम बैक जी। और मैं अगले कॉलर हैं बदर मुनीर साहब लैया से। अस्सलाम वालेकुम बदर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल सर जी, कैसे हैं आप? कबूल फरमाएं। ठीक हैं, आपकी दुआएं उससे जिंदा हैं, बस इतना ही काफी है। और पहली मैं अपनी दो बातें पीछे रख के, पहली बात जो पहले सेगमेंट में थी कि प्रेस की आज़ादी, प्रेस रिपोर्टर की आज़ादी और यहाँ का जो माजी गुजरा है, एक तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बिलावल की तकरीर है वो दिखा दी जाए सबको, उसने क्या कहा है पार्लियामेंट में, कौमी असेंबली वाली, आज वाली कौमी असेंबली। दो दिन आपको देना चाहिए ताकि लोगों को सही पता चले कि पाकिस्तान में खेल तमाशा क्या होता रहा है। दूसरी बात ये है कि प्रेस के हवाले से मैं ये अर्ज थोड़ा सा कर दूं कि आपने जिन्ना साहब का जिक्र भी किया। बाबा मतलब पाकिस्तान जो है हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, और उसके बाद अवामी लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा तो स्टेटमैन थी, आसिफ अली जरदारी, इससे बड़ी सर्टिफिकेट कोई हो नहीं सकती। ये तारीख के हिस्टोरिकल लोग हैं जो अब तक की तारीख है। दूसरी बात ये है कि जो आजकल चल रहा है कि एक तो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इतने घंटों में कानून पास कर लिया पार्लियामेंट ने, मुश्तरका इजलास ने, और इतने घंटों में। ओ भाई, पाकिस्तान की आवाम की अमानत है पॉलिटिशियन के पास, कौमी आइन और कानून, उसकी वो जिम्मेदारी है कि वो आवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। तमाम शोबा है, सहाफ़त, पब्लिक, मजदूर, किसान, ख़वातीन, सब के हकूक का वो तहफ़्फ़ुज़ करे। वो आधे घंटे में, 40 मिनट में, 50 मिनट में बिल भी पास करे तो उनका ये हक है, ये राइट उनसे कोई नहीं ले सकता। सब डिपार्टमेंट है, इदारा एक ही पार्लियामेंट होता है, वो कौमी असेंबली हो, सेनेट हो, ये सबको। और जो मैंने बातें 13 जनवरी और 23 जनवरी 2023 को की हैं वो हमेशा एग्जिस्ट करेंगी। वो बात मैंने 23 जनवरी को की, वो बात IMF ने 9 फरवरी को की, मैं उसको खोलना नहीं चाहता। ठीक है, वो जिसका जिक्र शेख रशीद और इसहाक डार साहब भी कर गए हैं, तो उस पे इनको आना पड़ेगा, मुल्क जब ही आगे चलेगा। ठीक है। अब होश के नाखून लेने चाहिए। मैंने पहले भी अर्ज किया है कि सच की सदी है, इस सच की सदी में सच बोलेंगे तो आप आगे बढ़ सकते। बिल्कुल। जब तक झूठ बोलते रहेंगे, आधा सच बोलते रहेंगे, जब तक आप मुल्क को न कुछ सियासी इस्तेकाम दे सकते हैं, न माशी इस्तेकाम। बिल्कुल सही बदर साहब, मेरा ख्याल है कि इस वक्त मुत्तफिक, और मेरा ख्याल है कि, और मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि आप मतलब अगर प्राइवेटली बात करें मुख्तलिफ सियासतदानों से, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सब इस बात पर मुत्तफिक है कि सर देखें, घूम फिर कर हल इसमें ही होगा कि यार मैं आपके सामने बैठूं, मैं कहूँ कि यार देखें, पहले तो जी भर के एक दूसरे को गालियां दे दें, आप भड़ास वो तो वैसे ही देते हैं, चले कोई नई बात नहीं है, फिर गालियां साइड पर रखिए, यार देखिए मैंने हाँ। उनके साथ मिलके, इसके साथ मिलके ये किया, आप भी ये बात करें, एक दफा सारी चीजों को बाहर निकालें। क्योंकि कहते हैं ना कि सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। अच्छा, मुझे इससे कोई रिजर्वेशन नहीं है कि आप झूठ बोलें, आप दबा के झूठ बोलें। उसकी वजह ये है कि पहले छप जाता था, अब ये AI का जो ज़माना है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ से आप तो मुझसे बेहतर समझते हैं। ओके, मूविंग ऑन। माजिद निज़ाम साहब है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम माजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को मेरी तरफ से। अच्छा, मैं 2 बातें करना चाहूँगा। पहली तो ये कि देखें, माशाल्लाह सालगिरह हो गई है, रमज़ान में शुरू हुआ था जो सिलसिला पिछले साल,
वो अब इसकी सालगिरह होगी। कौन सा? अच्छा, जी, मईशत वो तो नो अभी तक नहीं कॉन्फिडेंस। संभल रही, इसमें मौजूदा हुकूमत का भी हाथ है, मगर मैं समझता हूँ कि 50% हाथ साबका वजीर आजम और उनके जो रहनुमा है उनका हाथ है, क्योंकि अगर एक वजीर आजम साबका वो लोगों को ये बताएगा कि मुल्क आज डिफॉल्ट हो रहा है, कल डिफॉल्ट हो रहा है, आज इलेक्शन होने वाले हैं और अब तो ये भी बातें चल रही कि ये अपने एटमी हसासे बेचना चाह रहे हैं, तो मुझे बताएं कि बाहर मुल्क से कौन आके इन्वेस्ट कर। अब जो लोग बाहर मुल्क में रह रहे हैं वो पैसे भी नहीं भेज रहे कि अगर डिफॉल्ट हो गया तो सबको पता है कि ये बैंक में होल्ड हो जाते हैं पैसे, यही परसेप्शन है लोगों का। तो मुझे बताएं ये कसूरवार नहीं है क्या हमारे वो जो आला जो लोग हैं एस्टेब्लिशमेंट के, वो ये नहीं देख रहे कि एक साबिक वज़ीर आज़म बैठ के रोज बताता है कि मुल्क आज डिफॉल्ट हो रहा है, कल डिफॉल्ट हो रहा है, तो इससे भी तो मईशत को नुकसान है। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो कौमी असम्बली की सीट्स हैं वो हैं 246। अच्छा, उसमें जो मेरे ख्याल से 50 या 60% है वो पंजाब की सीट्स होती है, और हम यही देख रहे हैं जब से इस मुल्क में जमहूरियत आई है, जितनी भी पार्टियां वो पूरी कोशिश करती हैं कि पंजाब पे फोकस करें, जी, पंजाब पे जितना आप डेवलपमेंट का काम कराएंगे वहीं से हमें वोट मिलेगा। फिर इससे क्या होता है कि छोटे सूबों को इग्नोर करते, फेडरेशन अनबैलेंस हो जाती है। जी, शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको ये बताया जाए कि भाई सिंध, कराची, बलूचिस्तान भी, अब वहाँ के भी आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप पंजाब में मुफ्त आटा बांट रहे हैं और विजिट भी कर रहे हैं, तो यहाँ के लोगों को भी तो देखें। मगर उनका फोकस होता है कि पंजाब को खुश करो ताकि वहाँ से सीट जीते हैं, हर पार्टी यही कर रही है। तो जरा कुछ ऐसा कानून बने कि परसेंटेज बना देंगे, भाई सिंध से इतने % आप वोट लेंगे, केपी के से या बलूचिस्तान से, फिर आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अदरवाइज ये नहीं कि आप पंजाब क्लीन स्वीप करेंगे तो आप वजीर आजम बन जाएंगे। ये उसका रफीउल्लाह काकड़ ने जो ये सुन ले फार्मूला था वो पेश किया था कि आप भले आबादी के हिसाब से सीटें रखें, रकबे के हिसाब से रखें, आपकी मर्जी है, लेकिन जो सेनेट है उसको उतना ही पावरफुल बना दें जितनी अमेरिकन सेनेट है, उसके बाद से चीज़ें स्मूथ होनी शुरू हो जाएंगी। आप भले सारी सीटें ले लें पंजाब की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं एक छोटी सी तस्दीक कर लूँ कि आपने कहा कि 246 सीटें, 346 सीटें हैं। देखिए, ये जहन में रखें कि ये जो मुफ्त आटे वाला प्रोग्राम है ना, ये सूबाई हुकूमतों का है, और जहाँ पे ये दोनों निगरान गवर्नमेंट्स हैं, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे फोकस किया। अगर सिंध गवर्नमेंट ये करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन उन्होंने दूसरा तरीका चूज़ किया हुआ है कि हम जिस तरह से पैसे बांट रहे हैं गरीबों में, तो हम वो तरीका अपनाएंगे। तो ये भी जहन में रखें कि फेडरेशन और सूबों के दरमियान जो मामलात होते हैं ना, उसमें इख्तियारात के हवाले से भी ये चीज़ें तय होती हैं। लेकिन आपका ब्रॉडर पॉइंट जो है वो ठीक है। इट्स फेडरेशन अनबैलेंस्ड है सर हमारी। हाँ, जो इनका मतलब ज़्यादा आबादी जहाँ पर है उसका ज़्यादा इख्तियार बन जाता है। अभी भी अगर आप 346 में सेनेट भी शामिल किया आपने? नहीं, ये नेशनल असेंबली की बात हो रही है। सेनेट तो फिर 100 वो है ना, चारों सूबों के बराबर ये जो अभी जो माजिद साहब बात कर रहे थे ना, अभी भी आप देखें जो मौजूदा सियासी जंग है उसका मरकज़ क्या है? पंजाब। ये इलीट की लड़ाई है ना, इक़्तिदार के लिए। मतलब क्योंकि तो वही है ना कि आपने वहाँ जीत लिया तो फिर इसका मतलब है कि आप वज़ीर आज़म बन सकते हैं। एनीवे, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद कॉल जाएंगे। वेलकम बैक जी। हमारे अगले कॉलर है सईद रशीद साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल खैरियत सर। 30 मिनट का होल्ड है मेरा, 1 मिनट तो मेरा बनता है आता है आपके साथ। मैं आपको, आपकी पूरी टीम को, डॉन को सलाम पेश करता हूँ, और वसत साहब ने जो आज दिल खुश कर दिया, क्या इंट्रोडक्शन दिया आपने, और आज तारीख ने वो बात बता दी जो 10 साल पहले हुई थी। और उस वक्त हमने भी ये कहा था कि नवाज शरीफ ने बोला क्या है, अपने घर को सही करो। और 4 साल बाद बाजवा ने फिर बड़ी मीटिंग में कहा कि अब हमें अपना घर पहले सही करना होगा। बहरहाल ये तो छोड़ दे, मैं आज 184(3) की सोमोटो लूंगा सुप्रीम कोर्ट की तरह 2 चीजों पे, तो जरा मेरी गौर से सुनिएगा अवाम के लिए। मेरे पास आए थे ये मर्दनशुमारी वाले कल, तो मैंने देखा लोगों को ने बाहर से खड़े धूप में बेचारों को डाटा दे रहे थे। मैं खैर अंदर लाया, ड्राइंग रूम में बिठाया, बातें की उनसे, तो बहुत सारी चीजें उनसे पूछी। तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे साउथ का, डिफेंस वाले साउथ का बजट को 60-70 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ है, एक पाइप नहीं हमें मिली। हम अपने पैसों से आ रहे हैं, रोजे के अंदर सारी चीजें कर रहे हैं, तो प्लीज जरा इसको उठाइएगा ताकि ये साउथ का जो अपना सेंसेस वाले हैं उनका कुछ भला हो जाए। ठीक है। दूसरा मैं कहूँगा, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारी हैं, ये जो सिक्योरिटी कंपनीज हैं, इन्होंने तो बिल्कुल अंधी मचा दी है। एक फौजी बिठा देते हैं और कोई लेबर एक्ट कुछ नहीं लगता, 20-20 हजार तनख्वाहें देते हैं। अब तो सुपर हाईवे पे बस के स्टैंड पे खड़े हो जाते हैं, जो बेचारा सिंधी उतरता है
उसको वर्दी पहनाते हैं और बोलते हैं ये 16,000 ले, गन ले, खड़ा हो जाए। राज मजदूर मैंने देखा दिन में काम कर रहा है, शाम को उसको वर्दी पहना के एक हमारी फैक्ट्री के सामने एक फकीर भीख मांग रहा था और दूसरे दिन मैंने देखा उसको वर्दी पहना के कर दिया। कम से कम इसको रेगुलेट करे हमारा लेबर डिपार्टमेंट और इनको 40 से 45 हजार रुपए तनख्वाह देनी चाहिए। ये तो बल्कि टैक्स इन पे लगना चाहिए, 60,000 देनी चाहिए। ये तो 12 घंटे बगैर किसी छुट्टी के ईद बकरीद काम कर रहे हैं। क्या जुल्म हो रहा है इस मुल्क के अंदर। और वो एक फौजी बिठा देते हैं, वो रेगुलेट करता है कि कर्नल साहब इधर कंपनी के हेड है, कोई लेबर नहीं जाती, कुछ नहीं जाती। मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है कि इस मुल्क में सबसे बड़ी ज्यादती, एक दुम्बा आप बांध ले घर में 333 रुपए वो रोज खा लेगा। ये 12 घंटे के लिए दे रहे हैं 13,000 15,000। वाह क्या मिसाल दी है, वाह वाह, ठीक है, ये क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत आपने सही, बहुत ही जेन्युइन आपने। ये दोनों जो बातें हैं इनकी 100% सही है। अमीन यार खुदा का खौफ करें, अगर इतना बजट है, अच्छा बंदे को बाइक नहीं दे सकते। मुझे हैरत ये है, मैं देखता हूँ कि सीलानी ट्रस्ट और इधर उधर जो लंगर हैं उन पे सबसे ज़्यादा आपको सिक्योरिटी गार्ड्स ही मिलेंगे बेचारे खाना खाते हुए। और यार मैं तो उन्हें इस दौर का इसलिए वली समझता हूँ कि 15 से 20 हज़ार तनख्वाह में जिस तरह वो कर रहे हैं और उनके पास असला भी है, वो डाके नहीं डाल रहे यार। ये तो मतलब वली होने की निशानी है आज के ज़माने में। और ये भी जो उन्होंने मिसाल दी ना, सिक्योरिटी कंपनियों में ऊपर कौन बैठा हुआ होता है, ये भी ऐसे ही है। जितना भी हमारा हमने काम किया इस पे देखा है ना, वो घूम फिर के वो यही है, वो रिटायर्ड बंदा है, वो कह रहा है जी ये गने पकड़ा दो, इनको कपड़े पहना दो, ये खड़े हो जाएंगे। और वो अक्सर चप्पलों में खड़े हुए होते हैं बेचारे। जावेद इकबाल हैं खानपुर रहीम यार खान से। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। सर जी मैं अपना बात ये कहना चाहता हूँ, आप माशाल्लाह तीनों पढ़े लिखे लोग हैं, मीडिया से आपका तल्लुक है और एक इंसान है। वसीउल्लाह खान साहब को तो मैं उस वक्त से जानता हूँ, तकरीबन 25-30 साल पहले जब ये गैर मुल्की इदारे के लिए, नशरियाती इदारे पे काम करते थे। सर मेरा आपसे कहना यह है कि ये जो जितने भी हमारे सियासतदान हैं इस वक्त जो टीवी पे आके सारे अवाम की बात कर रहे हैं, तो इनमें कहीं अवाम आपको नज़र आ रही है? हमें तो अवाम कहीं भी मैटर करती हुई नज़र नहीं आ रही। कहीं आटे के नाम पे अवाम को कहते हैं जी हम सस्ता आटा देंगे, कुछ आटे की लाइनों में लाके मर रहे हैं और कुछ वो आटा खा के बेचारे मर रहे हैं। ठीक है, अपने अपने दौर में सारे ही अदलिया के मुहाफिज बने हुए हैं, हम अदलिया के मुहाफिज हैं, हम अदलिया के मुहाफिज हैं। ठीक है, कभी बेंच बन रहा है, कभी बेंच टूट रहा है, कभी इलेक्शन हो रहे हैं, कहीं इलेक्शन नहीं हो रहे। आपसे मेरा आप तीनों से ये सवाल है कि क्या कहीं अवाम नजर आ रही है, कहीं इस मामले में अवाम की कोई भलाई या कुछ अवाम इसमें मैटर कर रही है सारे सिस्टम के अंदर? नहीं, जो कुछ हो रहा है अवाम के नाम पे हो रहा है, लेकिन बज़ाहिर तो अवाम का मफाद नजर नहीं आ रहा कि किसी के सामने। हर कोई अपने मफाद को देख रहा है। अवाम तो आटा तलाश कर रही है, अवाम तो कुचली जा रही है ना भगदड़। ये उस दिन जैसे वसत साहब ने कहा, ये आटे वाले सीन्स जो हैं, ये जो हो रहा है पूरे मुल्क में हो रहा है अब तो ना, ये मेरा नहीं ख्याल हमने देखे हैं पहले कभी। नहीं इस तरह नहीं, मतलब इस तरह हम मुश्किल हालात से भी गुजरे हैं, लेकिन अब हमने कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है। और ये पाकिस्तान जो है गंदम की पैदावार के हिसाब से दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है। मोहम्मद मखदूम साहब हैं, कहाँ से? लाहौर से। जी मखदूम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब है मेरे साथ? जरार भाई हैं? जी साहब हैं आप। वसतुल्लाह खान भी हैं, शाहजेब फरमाइए। पूरी तीन रुकनी बेंच बैठा हुआ है सर आपके सामने यहाँ पर। हाँ वसतुल्लाह साहब, आप सबको बहुत बहुत इस चीज़ की मुबारक हो कि ये जो पाकिस्तान के सियासी मुआशी अदालती जो हक़ाइक़ है ना, वो आप पूरी तरह हमें कन्वे कर रहे हैं टीवी के ज़रिए। कि अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद करे। नंबर 2 जो सवाल है आपसे वो है कि 1947 से अब तक पाकिस्तान में कोई हुक्मरान आए ही नहीं। ये मुल्क हम सब टीवी पे बैठ के, टॉक शो में, महफिलों में बैठ के, घरों में बैठ के कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और इस नाम से लिया हुआ पाकिस्तान पे अल्लाह के नाम की कोई चीज़ आज तक निफाज ही नहीं हुई, जिसकी वजह से हम दुनिया की नज़रों में भी ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं और अल्लाह की नज़र में भी ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। जब तक पूरी कौम इज्तिमाई इस्तग़फ़ार नहीं करेगी और अल्लाह ताला के आगे झुकेगी नहीं। आप मुझे ये बताएं कि 5 वक्त की नमाज ही पाकिस्तानी कौम, मुसलमानों को छोड़ें, पाकिस्तानी कौम 5 वक्त की नमाज कितने % है? 5%, 10%।
और 10% सजदा रेज़ोगे, 90% तो नहीं होगा ना। तो फिर अल्लाह ताला ऐसे ही फैसले ऊपर से भेजता है जैसे कि हमारे अमाल ऊपर जाते हैं। तो आप इस मौजू पे भी थोड़ा सा, आप सीनियर लोग हैं, मेरी उम्र भी 72 साल है, और आप इस पे भी कहें कि कौम को इज्तिमाई इस्तग़फ़ार की जरूरत है। जी बिल्कुल, और ये ऐसा ही है, इस्तग़फ़ार अल्लाह ताला कबूल कर लेगा तो ऐसे लीडर अल्लाह ताला खुद भेज देगा। और कुरान में भी जैसी कौम होती है वैसी में हाकिम मुसल्लत कर दिया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, हमें अपने अमाल ठीक करने चाहिए। ये सारा मसला ही है, बुनियादी मसला ही यही है ना सर। और क्या मसला है? चौधरी अमजद, हाँ चौधरी अमजद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। हेलो सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले पैनल को मेरा सलाम। हो मैं काइंडली थोड़ी सी गुजारिश करनी थी कि आज का जो हालात हुए हुए ना पाकिस्तान के, इसके लिए थोड़ी सी तजवीज़ देनी थी कि सबसे पहले तो जनाब 6 महीने के लिए तमाम टीवी चैनल बंद कर दिए गए, बैन कर दिए गए। क्या? क्योंकि जिसका जो जर्नलिस्ट बैठे होते हैं 3 महीने के लिए तमाम टीवी चैनल बैन कर दिए। जो पार्टी बने होते हैं वो कोई सियासी पार्टी ज्वाइन कर लें। यहाँ पे जर्नलिस्ट 50% तो सियासी जमातों के तर्जुमान बने हुए हैं और तमाम वकला बरादरी भी सियासी जमातों की तर्जुमान बनी हुई है। तो मेरा मसला ये है कि अगर हालात ठीक करने हैं पाकिस्तान के, डॉलर को 200 पे लाना है तो चैनल बंद कर दिए जाए। दूसरा, सदर साहब को जाले सदर साहब को फारिग किया जाए और उसकी जगह संजानी साहब को 6 महीने के लिए सदर बना दिया जाए, साबित संजानी साहब को, और मुल्क में इमरजेंसी लगा दी जाए। बिल्कुल ठीक, ठीक है, सही, बेहतरीन। मैं बता दूंगा। देखिए मैं अक्सर समझता हूँ इमरजेंसी लगा दी जाए, सदर साहब को दिया जाए, और क्या थी चैनल 3 महीने के लिए बंद कर दिए जाए। मैं आपको ये मसाइल का हल अपने अंदाज में भी समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। मैं अभी समझा दूँ कि देखिए अगर आपने रोड से खड्डों से बचना है ना तो बेहतर है कि जब गाड़ी चला रहे हो तो आंखें बंद कर लिया करें, ना खड्डे नजर आएंगे। तो मतलब चैनल बंद करने का यही मतलब होता है ना। मतलब ये वही सोचे जो हम कहते हैं कि यार बस मार्शल लॉ ही चाहिए, डंडा चाहिए, एक खुमैनी चाहिए जो 15,000 बंदों को लटका दे। भी है ऐसे अगर इस मुल्क में 5,000 लोगों को आप फांसी दे देना बस सेट हो जाएगा, सेट हो जाएगा। हाँ माफ कर दें, ये है। चले ठीक है, अच्छा इस बात पर वक्फा ले सकते हैं। हाँ बस सीरियस हुए बगैर। सीरियस हुए। वेलकम बैक। मोहम्मद नवाज साहब हैं फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत है सर? जी जी सर ऐसे है कि आदमी को तो ये सब लोग बदनाम कर रहे हैं, ठीक है ना। असल में जो हमारी जो अदलिया है ना, अदलिया इनका इंसाफ बोलना चाहिए। ये इंसाफ असल में करेगी तो नहीं। ये सारी जितनी सियासी पार्टियां हैं ना, ये सारे मफादात सारा उन्हें अपने अपने जाति बनाई हुई। हेलो, किस तरह उनका कोई खैर खा नहीं है, समझते नहीं। और दूसरे नंबर पे जो ये मीडिया शो टॉक शो हो रहे हैं ना, हर मीडिया शो टॉक शो ने अपनी अपनी पार्टियां बनाई हुई हैं जी, समझते कि नहीं। पाकिस्तान का कोई भी खैर खा नहीं है। इतने ही मीडिया टॉक शो पे हवा दी जाती है, समझ लगे इतना क्या आपको बताऊं, किया जाता है कि दिल रो रहा है कि पाकिस्तान के हालात देखते हैं। ठीक है, सभी का दिल दुख रहा है सर, कोई आप अकेले नहीं हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सर, सभी कुछ दुख रहा है। नवीदुल जफर साहब हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी मेरा सवाल आप लोगों से है एक BISP के मुताबिक। हम साल से BISP को देख रहे हैं, प्रोग्राम को गवर्नमेंट्स आती हैं चली जाती हैं, ये कंटिन्यू रहता है। क्या कौम को ये बताना पसंद करेंगे कि ये क्या तरक्याती बजट से जाता है इसका पैसा, या कोई वर्ल्ड बैंक का लोन है? अगर वर्ल्ड बैंक के लोन के अगेंस्ट जा रहा है तो फिर तो डेट भी आप बढ़ा रहे हैं और साथ में भिखारियों की तादाद भी बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या इसमें दलील क्या है, और क्या कोई स्टैटिस्टिक्स ऐसी हैं कि जी बिल्कुल, मैं अर्ज़ करता हूँ ये सवाल है। इसमें होता यह है कि बेसिकली वर्ल्ड बैंक भी इमदाद देता है और हुकूमत पाकिस्तान अपने तरक्याती बजट का जो हिस्सा है वो भी इसमें डालती है। और ये एतराज़ बारहा बहुत सारे लोग करते हैं कि क्या भिखारियों की तादाद, फिर मसला यही होता है कि चलें ठीक है, ये भिखारियों के बनाने वाली अगर बात है तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अगर फ़र्ज़ करें ये प्रोग्राम भी ख़त्म कर दें तो क्या इन्हें कहीं से पैसा मिलेगा?
कोई प्राइवेट सेक्टर या कोई और जो इदारा है वो इन्हें पैसा देगा, और ये वो लोग हैं जो 10% हैं जो रेस्टेड ऑफ द अर्थ जिन्हें आप कह सकते हैं, कि जिनमें एक सब ह्यूमन लेवल पे जो लोग रह रहे हैं, ये उनके लिए है, और ये ऑक्सीजन है, जाहिर है कि मैं इजाज़त आप दें तो ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना आपने, और बहुत लोग ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इसे गुरेज करें, भिखारी वाला। यार ये वही है जो जैसे वुसत ने कहा है कि जो बिल्कुल ही कुचला हुआ तबका, ज़मीन से लगे हुए, और अगर उनको इज्जत से कुछ मिल रहा है तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। या तो आप दीजिए, या तो आप दीजिए, या तो अगर आप चाहते हैं कि ये वाकई आकर भीख मांगे और फिर आप ही कहेंगे कि यार दे देखें, और मांग रहे हैं इस वक्त शहर में हर सिग्नल पे आप देख लें। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें सर कि आप उस तबके में नहीं है, और जो है ना काइंडली उनका इस तरह मजाक ना उड़ाया जाए। आप सवाल पूछ सकते हैं BISP के बारे में, जिनका कुछ जवाब दिए हैं वुसअतुल्लाह खान ने, लेकिन इतना गरूर नहीं होना चाहिए बंदे में सर। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि वो खुद कोई तस्दीक कर रहे थे, उनका एक जेन्युइन सवाल ये था कि लोगों को इससे फ़ायदा क्या होता है। दूसरा छोटा सा एक मैं इजाफा करूँगा कि जो भी अब तक इंटरनेशनल स्टडीज़ हुई हैं पाकिस्तान के हवाले से, उसमें इस प्रोग्राम का बड़ा किरदार है वो कम करने के हवाले से। ख़वातीन को बहुत इसमें फ़ायदा हुआ है, और तो जनरली शुरू में हमें भी ये लगता था कि ये हम क्या लोगों को खैरात पे उकसा रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए ये प्रोग्राम 2-4 हुकूमतें आने जाने के बाद भी ये कंटिन्यू कर रहा है। और इसमें करप्शन को आप सर्च कर सकते हैं सर, 2 मिनट लगा के, जितना टाइम आपने फ़ोन पे लगाया है, अगर उससे आधे टाइम में आप इसकी इन्फॉर्मेशन खुद भी निकाल सकते हैं। वेबसाइट पे मौजूद है और सब कुछ है। ये जाहिर है कि करप्शन हर प्रोग्राम में मौजूद है, लेकिन इस प्रोग्राम में वर्ल्ड बैंक का कहना है और बाकी इदारों का भी कि सबसे कम करप्शन है। लेकिन आपने सवाल पूछा, आपका शुक्रिया, हमने कोशिश की कि उसको वजाहत कर दें, आइंदा भी इस पे बात करेंगे। मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, आपसे पीर को मुलाकात होगी और उम्मीद करते हैं कि उस दिन का जो सूरज है वो कुछ बेहतर खबरें लेकर आएगा। तब तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़, शब बख़ैर।